1972 के साल में एक फिल्म आई थी, गोरा और काला। इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले। आनंद बख्शी ने लिखा तो ये गाना प्रेमियों के लिए था, लेकिन नेता और पत्रकार दोनों इस गाने को बहुत पसंद करते हैं। और पसंद क्या करते हैं, गुनते हैं और जीते भी हैं। दोनों के बीच ऐसी जानकारी का लेन देन खूब होता है जिसे लेकर हमेशा डर भी रहता है, कोई सुन न ले। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज हम आपको बताएंगे 17 संस्थानों द्वारा मिलकर छापी गई एक रिपोर्ट के बारे में, जिसके मुताबिक वाकई कोई सुनने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट कहती है कि इजरायली कंपनी पेगासस के बनाए एक सॉफ्टवेयर द्वारा कई सरकारों और उनकी एजेंसियों ने पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, वैज्ञानिकों, वकीलों और अपने सरकारी अधिकारियों समेत सरकार के मंत्रियों तक के नंबर टैप करने की कोशिश की। निशाने पर कई भारतीय पत्रकार और नेता भी थे। अब इल्जाम लग रहा है मोदी सरकार पर भी। और यही है मॉनसून सत्र के पहले दिन की सबसे बड़ी खबर, और इसी पर हम बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। हफ्तों से रूठे मॉनसून को मना रहा देश चिपचिपाती गर्मी के बाद जल जमाव से त्रस्त है। घंटे भर की बारिश ने पटना के उस पॉश इलाके को डुबो दिया जहां सूबे की किस्मत तय होती है। शहरों की प्लानिंग का ये हाल है कि आईटी हब गुरुग्राम में लोगों की कारें डूब गई। दिल्ली में तो एक अंडरपास में इतना पानी इकट्ठा हुआ कि युवक की जान चली गई। 21वीं सदी में भारत के शहर स्मार्ट सिटी कंपटीशन में अपना नाम खोजते रहते हैं और 20 मिनट की बारिश नोटिस बोर्ड को डुबो देती है। ये वीडियो हमने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप देख सकें कि समस्या किसी सुदूर गांव में नहीं है जहां सरकार को पहुंचने में वक्त लगता है। ये उन शहरों का हाल है जहां आप अपने सपने जीने के लिए आते हैं। अब आने वाले 3 महीनों तक हमारी नियति में ऐसे ही वीडियो लिखे हैं, क्योंकि नागरिकों के अधिकार तमाम कोरी भावुक बहसों के भरोसे कर दिए जाते हैं। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी हमेशा की तरह कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़ों से बनी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 38,164, ठीक हुए मरीजों की संख्या 38,660, मौत का आंकड़ा 499। सब जोड़ दें तो देश में अब तक कुल मामले सामने आ चुके हैं 3,11,44,229, ठीक हुए मरीजों की संख्या 3,03,08,456 और मौत का आंकड़ा 4,14,108। अब कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरें भी। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया पहले कह चुके हैं कि सितंबर से 18 साल से छोटे बच्चों के लिए टीके को अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल इसके लिए 2 समूहों में ट्रायल चल रहे हैं। एक समूह में 6 से 12 साल के बच्चे हैं जिन्हें कोवैक्सीन की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं ट्रायल के दौरान, और अगले हफ्ते 2 से 6 साल तक के बच्चों को दूसरी खुराक देने पर विचार चल रहा है। अगर वैज्ञानिक इन प्रयोगों से संतुष्ट होते हैं तो सरकार बच्चों के लिए टीके को अनुमति दे सकती है। लेकिन तब एक दूसरी समस्या पैदा हो सकती है, टीकों की उपलब्धता, जो लगातार चली ही आ रही समस्या। दर्शक जानते हैं, भारत के टीकाकरण कार्यक्रम को प्रतिदिन 60 से 80 लाख खुराकों की जरूरत है, लेकिन अभी औसत 35 से 40 लाख प्रतिदिन से ऊपर जा नहीं पा रहा। सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा है कि फिलहाल ये कहने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि तीसरी लहर का प्रकोप बच्चों पर भी होगा। लेकिन चूंकि पश्चिम के देशों में बच्चों के टीके लग रहे हैं, भारत में भी लोग अपने बच्चों को टीके लगवाना चाहते हैं। पर अभी हमने आपको बताया, समस्या ये है कि जिन्हें अनुमति मिल भी गई उन तक खुराक कैसे पहुंचाई जाए। टीकों से इतर महामारी को लेकर चर्चा कांवड़ यात्रा के संदर्भ में भी चल रही है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने 18 जुलाई को उत्तराखंड और यूपी सरकार से अपील की कि वो कांवड़ यात्रा रद्द करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करे। परिषद ने यह सवाल भी किया कि अगर कांवड़ यात्रा रद्द है तो फिर केरल में बकरीद के लिए छूट क्यों दी गई। इसका संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय ने भी लिया और विजयन सरकार से 20 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। दूसरी सुर्खी बनी संसद के मॉनसून सत्र से। जैसा कि अपेक्षित था, दोनों सदनों में शुरुआत हंगामेदार रही। सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस को एक बयान दिया। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो,
देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोले। उन्होंने परंपरा के अनुरूप अपने कैबिनेट का परिचय करवाना चाहा, लेकिन इस दौरान खूब हंगामा हुआ। बाद में पीएम ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि विपक्ष इस बात को पचा नहीं पा रहा कि उनके कैबिनेट में वंचित तबके से लोग शामिल हैं। मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का इस सदन में परिचय कराने के लिए आदेश किया है। आज एक ऐसा अवसर है इस सदन का, आज जब मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है, तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्मानीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। इसके अलावा सांसदों ने किसान आंदोलन को लेकर भी संसद भवन में प्रदर्शन किया, लेकिन अंदर हुए हंगामे का ज्यादा संबंध पत्रकारों और विपक्षी नेताओं की जासूसी के आरोप से रहा, जिसके बारे में हम आपको बड़ी खबर में विस्तार से बताएंगे। वैसे अगर आप संसद की कार्रवाई में दिलचस्पी रखते हैं, और आपको रखनी ही चाहिए, तो आप लल्लन टॉप का एक नया शो जरूर देखें, संसद में आज। इसमें हम आपको संसद के दोनों सदनों में दिन भर हुई गतिविधियों, बयानों, विधेयकों पर हुई चर्चा के बारे में बताएंगे। जब जब संसद का सत्र होगा, हम इस शो को आपको दिखाएंगे। संसद में आज आप देख सकते हैं लल्लन टॉप की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तीसरी सुर्खी, ये बंद तो गई थी 18 जुलाई को, लेकिन उसकी चर्चा आज तक हो रही है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान में नवजोत सिंह सिद्धू ने फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह को मात दे दी है। सिद्धू को अमरिंदर के विरोध के बावजूद पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू के सर पर हमेशा से कांग्रेस आलाकमान का, यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हाथ रहा। ये कहना जरूरी है, क्योंकि सोनिया गांधी का हाथ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ पर था। कैप्टन ने सिद्धू को पनपने नहीं दिया। नाराज होकर सिद्धू कैबिनेट से अलग हो गए, बागी से हो गए। पार्टी में रहकर ही अपनी सरकार पर इल्जाम लगाने लगे कि जनता से किए वादे सरकार भूल रही है। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से ऐन पहले दोनों इस झगड़े को चरम पर ले गए। पंजाब और दिल्ली में धड़ाधड़ बैठकें हुई। सबको हैरानी हुई जब बागी सिद्धू की शिकायत पर कैप्टन को अपना रिपोर्ट कार्ड दिल्ली में पेश करना पड़ा। लेकिन जो मामले को अंदरूनी रूप से जानते थे, वो ये भी जानते थे कि तमाम विधायक और कभी कैप्टन के खास से फसालार रहे लोग भी मुख्यमंत्री से नाराज हैं। कैप्टन ने आलाकमान से मिलने के लिए वक्त मांगा, नहीं मिला। उधर सिद्धू प्रियंका गांधी के साथ अपनी तस्वीर से कैप्टन के घावों पर नमक रगड़ते रहे। हार नजदीक देखते हुए कैप्टन ने दिल पर पत्थर रखकर अपने धुर विरोधी और राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा से हाथ मिला लिया। शक्ति प्रदर्शन के लिए बाजवा ने अपने यहाँ सभी कांग्रेस सांसदों की बैठक भी बुलवा ली।
कैप्टन खेमे के विधायकों ने हाईकमान के नाम बयान भी जारी कर दिया। ये सवाल भी उठा कि अगर सीएम और पार्टी अध्यक्ष दोनों जट सिख समुदाय से होंगे तो पार्टी समाज के दूसरे हिस्सों को क्या मुंह दिखाएगी। वैसे आप इस दूसरे हिस्से को पंजाब का हिंदू समुदाय भी पढ़ सकते हैं। वैसे एक बैठक पंजाब कांग्रेस के मुखिया, अभी कल तक मुखिया रहे, सुनील जाखड़ ने भी बुलाई थी, लेकिन जब दिल्ली से खबर आ गई तो बैठक हुई नहीं। लेकिन काम क्या आया? सिद्धू के दौरे। वो दिल्ली के साथ साथ पंजाब के विधायकों के यहाँ भी चक्कर लगाते जा रहे थे और राहुल और प्रियंका का सपोर्ट तो उन्हें था ही। सिद्धू ने सुनील जाखड़ की जगह ली है। कांग्रेस ने जाति और धार्मिक समीकरण साधने के मकसद से 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। संगत सिंह गिलजियां, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा। इनमें से एक भी कैप्टन खेमे से ताल्लुक नहीं रखता। तो पार्टी की दशा और दिशा अब नए तरीके से तय होगी, ऐसा राजनीतिक जानकार कह रहे हैं। जैसे 2017 में नहीं हो पाया, वो अब हो सकता है, क्योंकि तब कैप्टन ने राहुल को चुनाव से कमोबेश दूर रखा था। तो अब क्या कैप्टन विधानसभा चुनाव में पार्टी से प्रत्यक्ष या परोक्ष दूरी बना लेंगे? इस पर भी अभी कयास लग रहे हैं, पर यह तय है कैप्टन खुश तो कतई नहीं है और अब भी चाहते हैं कि सिद्धू अपनी बगावत के लिए, अपने ट्वीट्स के लिए कम से कम एक दफा तो माफी मांगे। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। पेगासस, ये नाम 2 साल पहले तक हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं था। ग्रीक मिथकों की जानकारी रखने वाले ही जानते थे कि कोई घोड़ा होता है जिसके पंख होते हैं। अपने यहां भी उच्चैश्रवस का जिक्र मिलता है। समुद्र मंथन से निकला 7 सरों वाला घोड़ा जो उड़ भी सकता था। गजब का संयोग है कि आज उच्चैश्रवस के देश में पेगासस के चलते भूचाल आ गया है। हवा की तरंगों से बातें करने वाले घोड़ों ने जमीन हिला दी है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वो नेताओं की जासूसी करवाता है। क्या है पूरा मामला? आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न, कैसे शुरू हुआ ये मामला? रविवार को दुनिया के 17 अखबारों या वेब पोर्टल्स पर एक ऐसी खबर छपी जिसने भारत समेत पूरी दुनिया में बवाल खड़ा किया। खबर ये कि इजराइल में सर्विलांस का काम करने वाली निजी कंपनी के डेटाबेस में दुनिया के हजारों लोगों के मोबाइल नंबर मिले हैं। इजराइल की इस कंपनी का नाम NSO ग्रुप है और इसके जासूसी करने वाले स्पाईवेयर का नाम पेगासस है। तो पेगासस का डेटाबेस लीक हुआ और ये सबसे पहले मिला फ्रांस की नॉन प्रॉफिट मीडिया कंपनी फॉरबिडन स्टोरीज और मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल को। इन दोनों ने ये डेटा दुनिया के 17 मीडिया हाउस के साथ शेयर किया। इसमें द गार्जियन, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे प्रतिष्ठित अखबार शामिल हैं और भारत से है द वायर। डेटा की इन्वेस्टिगेशन को नाम दिया गया पेगासस प्रोजेक्ट। अब धीरे धीरे उन लोगों के नाम छप रहे हैं जिनके नंबर इस लीक हुए डेटाबेस में हैं और इसी से तहलका मच रहा है। जितने लोगों के नंबर मिले हैं, सबकी जासूसी क्या हुई है ये पुख्ता तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता। वो पोटेंशियल टारगेट हैं। हो सकता है कुछ की जासूसी करने की कोशिश की गई हो, कुछ की जासूसी हुई भी हो। जितने नंबर मिले उनमें से कुछ की फॉरेंसिक जांच हुई, फोन की, ये पता लगाने के लिए कि उनमें पेगासस सॉफ्टवेयर से हैकिंग हुई है या नहीं। द वायर के मुताबिक इनमें से 37 मोबाइल में पेगासस के प्रमाण मिले हैं। इन 37 में से 10 भारतीय हैं। इसके अलावा जो भी नंबर हैं उनका हैकिंग या जासूसी होने के अभी प्रमाण नहीं है। सिर्फ पेगासस के लीक डेटाबेस में वो नंबर हैं। तो कौन है वो लोग जिनके नंबर पेगासस के डेटाबेस से लीक हुए हैं? गार्जियन के मुताबिक इसमें बड़े कारोबारी, धर्मगुरु, NGO कर्मी, कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पत्रकार, दुनिया भर के कई देशों के बहुत अहम लोग शामिल हैं। उनकी पहचान अगले कुछ दिनों में जारी की जाएगी। अब ये जो नाम सामने आ रहे हैं इसमें ज़्यादातर 10 देशों से हैं। भारत, मैक्सिको, सऊदी अरब, UAE, मोरक्को, कजाकिस्तान, हंगरी, बहरीन, अजरबैजान और रवांडा। भारत से लिस्ट में किनके नंबर हैं? पेगासस प्रोजेक्ट में शामिल द वायर के मुताबिक डेटाबेस में भारत से 300 मोबाइल नंबर हैं। इसमें 40 के लगभग पत्रकार हैं, 3 बड़े विपक्षी नेता हैं, 2 नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, कई सिक्योरिटी एजेंसी के अधिकारी हैं और कुछ कारोबारी भी। द वायर ने अब इनके नाम जारी करने शुरू किए हैं। सबसे बड़ा नाम है राहुल गांधी का। पोर्टल के मुताबिक राहुल गांधी के 2 मोबाइल नंबर पेगासस के संभावित टारगेट रहे हैं। राहुल गांधी के नंबर को 2018 के मध्य से 2019 के मध्य तक टारगेट की लिस्ट में रखा गया था। अप्रैल और मई 2019 में हम जानते हैं देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे।
पोर्टल के मुताबिक राहुल गांधी के 5 दोस्तों और करीबियों के नंबर भी लिस्ट में हैं। इनमें से 2 नाम अलंकार सवाई और सचिन राव के हैं। सचिन राव कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। अलंकार सवाई राहुल गांधी के दफ्तर में काम करते हैं और ज्यादातर वक्त राहुल के साथ रहते हैं। इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हल्ला बोल दिया है। सुनिए। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। खुलासे पर बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुनिए। बाकी तो 2013 में खबरें छपी हैं कि हजारों लोगों का फोन टैप होता था, आरटीआई की क्वेरी भी है, बगिंग होती थी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। द बीजेपी स्ट्रांगली रिफ्यूट्स, कंडेम्स द बेसलेस एंड bereft of political propriety comments leveled by Congress against the BJP. This is a new low in the political discourse of a party which has ruled India for more than 50 years. लेकिन जिस तरह के नेताओं की टिप्पणियां होती हैं, जिस तरह की वो स्तरहीन बातें करते हैं, तो आज के अवसर पर हम उनसे क्या अपेक्षा करें। देश सब देख रहा है और समझ रहा है। मित्रों, ये जो पेगासस की कहानी है, इसका संकेत आईटी मंत्री वैष्णव जी ने दिया था। ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? क्या कुछ लोग ये योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि यह कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही फोड़नी है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए? राहुल गांधी के अलावा कुछ और अहम लोगों के नाम जारी हुए हैं। इसमें चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नंबर भी बताया जा रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी नंबर है। इस सूची में 2 मंत्रियों का नंबर भी बताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट के एक तो नए सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री बने अश्विनी वैष्णव और दूसरे प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल के 18 करीबियों के एक्सेस वाली लिस्ट में नाम बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का भी नंबर है। अशोक लवासा 2019 में चुनाव आयुक्त थे, उससे पहले आईएएस थे और उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों को सही पाया था, लेकिन बाकी 2 चुनाव आयुक्तों ने इन आरोपों को किनारे कर दिया था। कुछ नाम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से भी जुड़े हैं। वायर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जिस स्टाफ ने रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसके 3 मोबाइल नंबर एक्सेस वाली लिस्ट में हैं। अप्रैल 2019 में उनके संभावित टारगेट्स की लिस्ट में शामिल किए गए थे ये नंबर। अप्रैल में ही उस स्टाफ ने सुप्रीम कोर्ट में यौन उत्पीड़न के मामले में हलफनामा दिया था। वायर के मुताबिक महिला के पति समेत 8 और नंबर लिस्ट में हैं। इसके अलावा 40 पत्रकारों के नाम है संभावित टारगेट्स की लिस्ट में। इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकारों के नाम शामिल हैं। अब सवाल यह है कि इस खुलासे के बाद मोदी सरकार पर जासूसी के आरोप क्यों लग रहे हैं? क्या सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार का नाम आया है? दरअसल पेगासस की मालिक कंपनी एनएसओ ग्रुप अपनी वेबसाइट पर लिखता है कि वो ऐसी तकनीकी तैयार करते हैं जिसके जरिए सरकारी एजेंसियां आतंकवाद या अन्य अपराध रोक सकते हैं या उनकी जांच कर सकते हैं, और ऐसा करके दुनिया भर में हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। यानी एनएसओ कंपनी के मुताबिक सिर्फ सरकारें ही उसकी क्लाइंट हो सकती हैं, उससे ये स्पाईवेयर खरीद सकती हैं, और दुनिया की 36 सरकारें उसकी क्लाइंट हैं। इसका मतलब यह है कि कोई प्राइवेट कंपनी या संस्था पेगासस से जासूसी करवाए, इसकी गुंजाइश कम है। तो फिर भारत में विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और मंत्रियों की जासूसी कौन करवाना चाहता है? इसी बिंदु पर विपक्ष
सरकार पर निशाना साध रहा है। पत्रकारों के नाम है, सिविल राइट एक्टिविस्ट के नाम है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम, पॉलिटिशियंस के नाम है, और तो और छोड़िए, चर्चा ये है कि मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के भी नाम है। तो आप करना क्या चाहते हैं? ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं। ये आप एक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, आपको अपने आसपास के लोगों पर भी शक है। तो जासूसी वाले आरोपों पर मोदी सरकार ने क्या कहा? आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में इस पर बयान दिया। The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that a use of the data somehow equates to surveillance. सरकार के इतर बीजेपी की तरफ से पक्ष रखा पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल पर गंभीर इल्जाम लगाए। एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी का कई मामलों में भारत विरोधी एजेंडा रहा है या नहीं रहा है? कैन वी डिनाई दैट बॉडीज लाइक एमनेस्टी हैड ए डिक्लेयर्ड एंटी इंडिया एजेंडा इन मेनी वेज? और जब उनसे एक सवाल पूछा गया, कृपया करके आपका इंडिया का फंडिंग पैटर्न क्या है फॉरेन का बताइए, तो भारत से विड्रॉ कर गए वो। ये सच्चाई है कि नहीं है? कि जब उनसे कहा गया कि आपका जो भारत में फंडिंग है विदेश से आता है, कृपया करके उसकी कहानी आप कानून की प्रक्रियाओं के अनुसार बताइए, तो कहे वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क इन इंडिया। अब कुछ चीजों को समझना और जानना जरूरी है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है। यह तो हुई तू मैं। अब इस खबर को लेकर अपनी समझ बढ़ाई जाए। सबसे पहले तो समझें कि स्पाईवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर की बिरादरी में ही आता है स्पाईवेयर। स्पाई यानी जासूस और वेयर का मतलब टूल। तो स्पाईवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो डिवाइसेस की हैकिंग के काम आता है, जासूसी के काम। अब ये स्पाईवेयर कई तरह के हो सकते हैं। जासूसी का एक तरीका ये हो सकता है कि कोई आपके फोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दे, या आप किसी लिंक को क्लिक करो और वहां से आपकी जासूसी शुरू हो जाए, या फिर कुछ क्लिक करो और बिना कुछ इंस्टॉल किए ही आपकी डिवाइस की जासूसी शुरू हो जाए। ऐसे भी स्पाईवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें सबसे तगड़ा है पेगासस स्पाईवेयर, वही जिसकी मालिक इजरायली कंपनी NSO ग्रुप है। ये दुनिया में अब तक किसी प्राइवेट कंपनी का बनाया सबसे ताकतवर स्पाईवेयर माना जाता है। गार्डियन अखबार के मुताबिक NSO ग्रुप अपना स्पाईवेयर इस्तेमाल करने का लाइसेंस अलग अलग देशों की सरकारों या सरकारी एजेंसियों को देता है, यानी कोई प्राइवेट कंपनी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती। और ये किस तरह की जासूसी करता है? एक बार ये आपकी डिवाइस में घुस गया तो समझो कोई अदृश्य चोगा पहनकर आपके साथ रहने लगा। आप कहाँ जाते हैं, फोन पर किससे क्या बात करते हैं, क्या मैसेज करते हैं, सारी जानकारी हैकर के पास पहुंच जाती है। अगर आप कॉल पर बात नहीं कर रहे, फिजिकली किसी से मिल रहे हैं और फोन साथ है, तो भी आपकी बातचीत स्पाईवेयर से रिकॉर्ड की जा सकती है। यहाँ तक कि चुपके से कैमरा ऑन करके वीडियो भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। कहने का मतलब आपको फोन को कोई और चलाने लगता है, या कोई और आपके फोन की हर गतिविधि का और फोन के जरिए हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखने लगता है, और आपको इसकी भनक तक नहीं लग सकती। पेगासस व्हाट्सएप चैट, ईमेल, SMS, GPS, फोटो, वीडियोस, माइक्रोफोन, कैमरा, कॉल रिकॉर्डिंग, कैलेंडर और कॉन्टैक्ट बुक, ये सब एक्सेस कर सकता है। माने आपके फ़ोन का लगभग हर फीचर जो जानकारी रिकॉर्ड करता है या फिर उसे स्टोर करता है, पेगासस की पहुंच में है। आपके फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे एंड्रॉयड का हो या एप्पल का, स्पाईवेयर किसी भी तरह के फ़ोन में जासूसी कर सकता है। पेगासस नाम की ऐसी कोई बला फ़ोन हैक करती है, ये बात हमें 2016 में पहली बार मालूम चली थी। तब ये क्लिकेबल लिंक से फ़ोन में घुसता था। एक भ्रामक लिंक दिया जाता था जिस पर क्लिक करते ही पेगासस उस फ़ोन डिवाइस से ईमेल और टेक्स्ट मैसेज की जासूसी शुरू कर देता था। हालांकि 2016 वाली अवस्था से अब पेगासस काफ़ी विकास कर चुका है। अब किसी लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ़ोन के यूज़र और पेगासस के बीच किसी इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी आप ठान भी लो कि किसी ऐसी वैसी वेबसाइट पर नहीं जाएंगे या किसी लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे या ज़्यादा ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे, तब भी पेगासस बड़े आराम से आपकी डिवाइस में घुस सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेगासस वालों ने फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कोई सुराग बना रखा है जिसके ज़रिए वो आपके फ़ोन तक पहुंच जाते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम की किस कमजोरी का इस्तेमाल पेगासस कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वालों की पकड़ में भी पूरी तरह नहीं आया है, इसलिए पेगासस को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। क्या ये व्हाट्सएप में घुस सकता है? 2019 में व्हाट्सएप ने आरोप लगाया था कि एनएसओ ने 1400 फोन्स में व्हाट्सएप के जरिए मेलवेयर भेजा था। मेलवेयर यानी हैक करने वाला कोड, मतलब ये कि एनएसओ ने किसी के फोन की जासूसी करने के लिए उस फोन तक पहुंचने का जरिया व्हाट्सएप को बनाया था और व्हाट्सएप पर भी कोई लिंक नहीं भेजा। तरीका इतना एडवांस था कि किसी के फोन पर व्हाट्सएप कॉल की जाए और सामने वाला कॉल का जवाब ना दे, रिसीव नहीं करे, तो भी स्पाईवेयर सिर्फ कॉल से ही टारगेट डिवाइस में भेजा जा सकता था। व्हाट्सएप कहता है कि उसके ऐप पर बातचीत एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, दो लोगों की बातचीत कोई तीसरा नहीं सुन सकता, व्हाट्सएप भी नहीं सुन सकता, लेकिन पेगासस के पास उसका तोड़ है। इसके अलावा आईफोन की सिक्योरिटी को भी पेगासस भेज सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब चलाने वाले क्लाउडियो गुआर्नियरी का गार्डियन अखबार में बयान छपा है। उनके मुताबिक अगर पेगासस किसी आईफोन में घुस जाता है तो फोन का पूरा तंत्र कंट्रोल कर सकता है और जितना फोन का मालिक उसमें कुछ करे उससे ज्यादा पेगासस कर सकता है। तो कैसे मालूम चलेगा कि किसी के फोन में पेगासस घुस गया है? यूजर को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि उसके फोन को सर्विलांस पर रखा गया है या पेगासस की उसमें एंट्री हो गई है। सिर्फ फॉरेंसिक जांच से ही पता चल सकता है कि फोन में कोई स्पाईवेयर घुसा था या नहीं, और कई बार इसमें भी मुश्किल होती है क्योंकि पेगासस फोन की परमानेंट मेमोरी के बजाय टेम्परेरी मेमोरी में रहता है जो फोन को रीस्टार्ट करने पर हट जाती है। अगर पेगासस घुस गया फोन में तो पीछे छुड़ाने का क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं। पेगासस से पीछा छुड़ाने के लिए फोन से ही पीछा छुड़ाना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक फोन को फैक्ट्री रिस्टोर कर लिया जाए तो भी पेगासस उसमें रह सकता है, यानी आप फोन फेंक दें तभी पेगासस हटेगा। अब आते हैं नैतिकता और कानून वाले सवाल पर कि क्या सरकार कानून संगत किसी के फोन को सर्विलांस पर रख सकती है? जवाब है हाँ। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के तहत टेलीफोन को इंटरसेप्ट करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि फोन टैपिंग की इजाजत 60 दिनों के लिए दी जाती है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 180 दिन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आप कहेंगे कि भाई फिर हमारी निजता के अधिकार का क्या? कानून कहता है कि निजता का अधिकार राष्ट्र की सुरक्षा और उसके हितों से ऊपर नहीं है, लेकिन फोन टैपिंग के लिए वजह मुकम्मल होनी चाहिए। जिसका फोन टैप किया जाना है उसके राज्य के गृह सचिव से परमिशन लेने का नियम है। कौन सी एजेंसियां टैप कर सकती हैं फोन? इस बारे में 19 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी कि देश की 10 सेंट्रल एजेंसियां फोन टैप कर सकती हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए इन एजेंसियों को केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी लेनी होती है। सरकार ने बताया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69 केंद्र या राज्य सरकार को अधिकार देती है कि देश की संप्रभुता या अखंडता के हित में वो किसी कंप्यूटर के जरिए जनरेट, ट्रांसमिट या रिसीव होने वाला डेटा या उसमें स्टोर डेटा पर नजर रखने, उसे हटवा या डिकोड करवा सकती हैं। और 10 एजेंसियों के नाम क्या हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी। 5वां नंबर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी का। 6वां डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। 7वां नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। 8वां रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएडब्ल्यू, बीच में एंड भी आता है। डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस की नवी एजेंसी है, डीएसआई बोलते हैं शॉर्ट में। और 10वां दिल्ली पुलिस कमिश्नर यानी कि टीपीसी। ये एजेंसियां जरूरी इजाजत लेकर फोन पर सर्विलांस रख सकती हैं, लेकिन अगर गैर कानूनी रूप से टैपिंग की जाए तो क्या सजा है? तब पीड़ित मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है, एफआईआर भी कर सकता है। इसके अलावा पीड़ित भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम की धारा 26(b) के तहत कोर्ट में जा सकता है। आरोप साबित होने पर दोषी को 3 साल की सजा हो सकती है। अब देखना होगा पेगासस के जरिए कथित जासूसी के आरोपों को सरकार किस तरह हैंडल करती है। आज का दिन पल्ला झाड़ने में निकल गया, लेकिन अगर आने वाले दिनों में अखबारी रपटों में और गंभीर बातें सामने आई तब सरकार कैसे अपना डिफेंस करेगी? क्या कोई पुख्ता कार्रवाई करेगी या वैसी ही दलीलें देगी जैसी आज दी गई हैं? आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस बात का भी ख्याल रखिए कि कौन आप पर नज़र रखना चाहता है। शुभ रात्रि।